हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। एंड कंपनी जो है पर्टिकुलरली ये जो हम लोग दोने मंगवाते हैं या जो रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं या फिर और फूड पैकिंग करवा के मंगवाते हैं, तो वो जो प्लास्टिक के दोने नहीं होते हैं जिसमें खाना डल के आता है, फिर ऊपर से प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, वो पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट्स हैं ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती है। साथ में ही जो हम लोग कागज़ के स्ट्रॉज देखते हैं, वो जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज होते हैं उनको देखते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। कंपनी का काफ़ी नाम है मार्केट के अंदर में और अच्छा नाम देखने को मिल रहा है। तो ग्लेन इंडस्ट्रीज़ नाम है इस पर्टिकुलर कंपनी का। इसका आईपीओ 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में खुलने वाला है और यहाँ पर 97 का कट ऑफ प्राइस सेट किया और कंपनी 63 करोड़ रुपीज़ उठा रही है। सारे पैसे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में नहीं जा रहे हैं, सॉरी कंपनी के पास में जा रहे हैं, प्रमोटर्स के पास में नहीं जा रहे हैं। सो ऑल द मनी इज गोइंग टू द कंपनी। एंड यहाँ पर जो वैल्यू लगाई गई है दैट इज 233 करोड़ रुपीज़ इस पूरी कंपनी की। राइट, अब यहाँ पे जो कंपनी जो पैसा उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो यहाँ पर उसको देख लेते हैं। और इससे में पहले ये देख लेते हैं कि प्रमोटर्स जो है कंपनी के, उनके पास में 100% मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ था एंड आफ्टर द आईपीओ 71% के आसपास में रह जाने वाला है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी आरएचपी में क्या बोले जा रही है। तो यहाँ पे कंपनी जितना भी पैसा उठा रही है उसमें से एक पर्टिकुलर जो इनकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी नहीं सॉरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसमें ये पैसा लगाने वाली है मैक्सिमम जितना भी उठा रही है। सो अपने आप को एक्सपेंड करने के ऊपर में ध्यान दे रही है। दैट्स वेरी गुड। ललित अग्रवाल जी और लता अग्रवाल जी, निखिल अग्रवाल जी इस कंपनी के आज के दिन प्रमोटर हैं और उन्हीं के हाथ में कंपनी की बागडोर आज के दिन देखने को मिल रही है। केसेस वगैरह की बात करते हैं तो कोई केस कंपनी पे आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है। 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी ग्लेन स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसके बाद में इन्होंने ये इस तरीके से पिवट किया है, माइलस्टोन्स जो है वो अचीव किए हैं। तो उसको आप लोग आराम से पोज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है बट दो सब्सिडरीज जरूर हैं, ग्लेन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्लेन पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। सो ये भी इन्हीं के अंडर में चल रहे हैं आज के दिन। ललित अग्रवाल जी, निखिल अग्रवाल जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे। एक्सपीरियंस इनके पास में अच्छा खासा, ललित अग्रवाल जी के पास में बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे देखने को मिला, 4 डेकेड्स 40 साल का एक्सपीरियंस, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी इस पर्टिकुलर जो ये जो और कंपनियां हैं इनके अंदर में भी डायरेक्टरशिप ये होल्ड करते हैं आज के दिन ललित अग्रवाल जी। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पढ़ पाएंगे। एंड प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लीज के ऊपर में आज के दिन कंपनी ले रखी है और ये पर्टिकुलरली इन फील्ड्स के अंदर में काम में ले रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को। काफ़ी सारी और ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल मिला के जो कि लीज पर हैं, बाकी ये 7 प्रॉपर्टीज़ और हैं जो कि कंपनी के नाम पे ही हैं। एंड ये अभी तक कुछ तो बिजनेस के काम में आ रही है और कुछ अभी तक बिजनेस के काम में नहीं आ रही है, बस खाली पड़ी हुई है। ये पर्टिकुलर जो लोगोज वगैरह हैं ये कंपनी ने रजिस्टर करवा रखे हैं अंडर डिफरेंट क्लासेस। और कंपनी जो सेल हो रही है आज के दिन उसका लगभग 35% के आसपास में एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बाकी इंडिया में ही कंज्यूम हो जा रहा है। और इंडिया में हर स्टेट के अंदर में इनका आज के दिन प्रोडक्ट जो है वो बिक रहे हैं और इंटरनेशनली देखा जाए तो इंडियन स्टेट्स में इनके प्रोडक्ट बिकने को देखने को मिलते हैं। अब जो सेल है वो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में है, चाहे वो एक्सपोर्ट के मामले में हो चाहे इंडिया के अंदर में कंजम्पशन के मामले में हो, तो इंक्रीज ही हो रहा है कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी जो है स्ट्रॉज हैं उसका क्या काम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसको फॉलो करती है। एंड दिस इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉज जो है कंपनी बनाती है उसका क्या प्रोसेस है। और यहाँ पर जो कंपनी जो पैकेजिंग फूड पैकेज करने के जो दोने बनाती है उनका क्या यहाँ पर प्रोसेस है, इनको आप लोग देख पाएंगे। ये अलग अलग टाइप की स्ट्रॉज हैं और ये दोने हैं जो कि हम लोग रेस्टोरेंट से सामान मंगवाते हैं तो हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का सबसे ज़्यादा जो माल बिकता है वो दोने बिकते हैं, जो प्लास्टिक वाले खाना का जो ना फूड फूड ग्रेड जो प्लास्टिक से बनते हैं यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है। बाकी पीएलए स्ट्रॉज जो हैं वो प्लास्टिक वाले जो स्ट्रॉज हैं वो 20% रेवेन्यू और यहाँ पर पेपर स्ट्रॉज भी 5% है। तो पब्लिक खुद ही जो देख रहे हो पेपर स्ट्रॉ खरीदना पसंद नहीं कर रही है, तो हम बोलते हैं कि इन्वायरमेंट का जिम्मेदार गवर्नमेंट है, पब्लिक खुद ही नहीं खरीद रही है। देखो पेपर स्ट्रॉ की सेल देखो इनकी 5% के आसपास है, 20% तो सिर्फ प्लास्टिक वाला ही बिक रहा है। हाँ स्ट्रोथ। नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाला कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिल रहा है कि 214 करोड़ इस पूरी कंपनी में आज के दिन लगे हुए हैं और इसी एक साल के अंदर में जो एसेट वैल्यू जो बैलेंस शीट की जो साइज है वो लगभग 55 करोड़ के आसपास से बढ़ गई है। दैट्स वेरी गुड इंक्रीज। और मेनली जो बढ़ी है वो कमाई से बढ़ी है या फिर ऐसे तो मेनली कमाई से नहीं बढ़ी है, लोन ले लेके बढ़ाई गई है। सो बैलेंस शीट अच्छी खासी इन्होंने बढ़ाई है। अभी पैसा कहाँ लगा हुआ है मेनली और इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें टोटल कितना लगा हुआ है, तो यहाँ पे 58 करोड़ रुपीज़ के आसपास, 60 करोड़ मान लो, 60 करोड़ के आसपास में लगे हुए हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज नॉट गुड एंड आफ्टर द आईपीओ भी कंपनी, अगर हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो अगर अभी चेक करना चाहें तो 60 और यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
ऑलरेडी इनके लगे हुए हैं 60, सो 120 के हिसाब से भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मतलब बिल्कुल ठीक ठीक ऑर्डर के ऊपर ही आता है, बिल्कुल अच्छा भी नहीं बनता, पर मान सकते हैं कि ठीक है। बट यहाँ पर कंपनी का जो लोन है वो उसके सुधरने की उम्मीद कम है, बिकॉज कंपनी जितना भी पैसा उठा रही है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ही लगा रही है, तो वहाँ पर ये लोन जो कम होने के चांसेस नहीं है। इसके जो इंटरेस्ट आज के दिन पे कर रही है वो पे करती ही रहेगी, ऐसे ही चांसेस नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का पैसा कहाँ लगा हुआ है। तो 107 करोड़ रुपए तो कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिससे मैंने प्रॉपर्टी देखी कंपनी ने खरीद रखी है, फैक्ट्री जो सेटअप कर रही है, मशीनरी जो लगा रखी है, उसमें 107 करोड़ रुपए लगे हैं, और बाकी 60 करोड़ रुपए कंपनी बस इन्वेंट्री बची हुई है। और इन्वेंट्री जो बच रही है वो हर साल बचती ही जा रही है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बचती जा रही है। तो आई थिंक अगर इस तरीके से बचे तो कंपनी का रेवेन्यू उसी हिसाब से इंक्रीज भी होना चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं, राइट। और ट्रेड रिसीवेबल्स भी कंपनी के ठीक ठाक लेवल पे बढ़ते ही जा रहे हैं। दैट मीन्स कंपनी अपने आप को पुश भी बहुत अच्छा खासा तरीके से करे, मतलब उधारी में माल बहुत ज़्यादा दे रही है। अब इसका रेवेन्यू क्या इसी टाइप से इंक्रीज हो रहा है जिस तरीके से कंपनी का जो इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो यहाँ पर 118 करोड़, 144 करोड़, दैट्स अ वेरी गुड इंक्रीज, 30% ज़्यादा का इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट 30% के आसपास का इंक्रीज हो गया, 30% का नहीं हुआ, 25% के आसपास का इंक्रीज हो गया। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 150, 150, 70, तो ये भी अगेन 20-25% का इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो ये देखो इन्वेंट्री बच गई इनकी, राइट। तो इन्वेंट्री हर साल ही बच जा रही है, बट यहाँ पर 20-25% का इंक्रीज आ रहा है। तो इस बार पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है लगभग 25-26 करोड़ रुपए की सेल ज़्यादा हुई है, 26 करोड़ रुपए की सेल ज़्यादा हुई है। बट कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और इन्वेंट्री जो बच गई है उनको अगर माइनस करके अगर हम लोग देखेंगे, तो कंपनी का जितना माल बिक रहा है उसके हिसाब से जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो इस बार 50% का हुआ, 50-51% के आसपास का। पिछले साल यही जो अमाउंट था ये 56% का था। उससे पिछले साल भी कंपनी का यहाँ पर इंक्रीज अच्छा खासा हुआ था, देख रहे हो यहाँ पर लगभग कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे भी, अच्छा 25-26 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पर इन्वेंट्री जो यूज हुई है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज हुआ है वो 57% था, यहाँ पर 56-57% था, यहाँ पर भी 56-57% के आसपास में ही था। बट यहाँ पर इस साल आईपीओ ईयर के अंदर में 50% पे ही रह गया, ये कैसे हुआ? कंपनी की इतनी बड़ी कॉस्ट कटिंग कैसे होगी इन जो उसके ऊपर में, जबकि कंपनी की इन्वेंट्री तो बच गई है मैक्सिमम। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा सवाल है, कंपनी ने जो नंबर्स हैं उनको इन्वेंट्री बची हुई दिखा करके नेट प्रॉफिट दिखाने की कोशिश यहाँ पर ज़्यादा की गई है, जो कि हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं इन्वेंट्री बचने की वजह से, पिछले साल 12 करोड़ थे, इस बार 11 करोड़ की इन्वेंट्री बच गई, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट सीधे के सीधे ही इंक्रीज हो गए, राइट। डबल हो गए सीधे इन्वेंट्री बचने की वजह से। तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर। तो हम लोग क्या कि पुराने पिछले साल का जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स हैं उसी के हिसाब से हम लोग पी और पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पर। एंड उसी से क्या कि हमें थोड़ी सी रियल पिक्चर मिलेगी और उसको कंपेयर करेंगे ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसके साथ में। तो नेक्स्ट यहाँ पर कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो इस कंपनी का ठीक ठाक है, बिकॉज कंपनी ने यहाँ पर कैश के अंदर में इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड कर दिया, बिकॉज ये अकाउंटिंग चीज़ें हैं, ये अकाउंटिंग इसी तरीके से चलती है। तो इसमें देखने को मिला कंपनी ने जो कैश है उसमें इंटरेस्ट अमाउंट को इंक्लूड कर दिया कि वो कंपनी के पास में बच जा रहा है, तो मैं उसको हमेशा माइनस कर देता हूँ वापस। तो यहाँ पर टोटल 41 करोड़ का इन्होंने इंक्लूड किया है कैश कि हमारे पास में आया है, जो कि हमें पे करना है। तो इसको आप पे करोगे, इंटरेस्ट को, टैक्स आपने पे करना ही है। तो पीछे कितने बच रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से? 5 करोड़ रुपए बच रहे हैं। 5 करोड़ में से अगर टैक्स वाला अमाउंट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो लगभग 4 करोड़ रुपए नेगेटिव में आ जाएगी। सो कंपनी के कैश फ्लो की हालत अच्छी नहीं है, खराब है। डेप्रिसिएशन वाला जो केस है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में हम लोग 9 माइनस करते हैं, बट डेप्रिसिएशन तो वो तो अकाउंटिंग परिभाषा है ना। हमने एक बार एसेट की प्राइस दे दी, उसको हर साल हम माइनस करते जा रहे हैं, बट हमारा कैश तो ऑलरेडी इनिशियली जा चुका है ऑलरेडी बाहर। बट अब जो हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग में दिखा रहे हैं, बट हाथ से कैश तो अब जा ही नहीं रहा ना, सो इसको तो हम लोग माइनस में नहीं करेंगे। सो हाथ में कैश जो है वो फिर भी बच नहीं रहा है। इस साल कंपनी का नेगेटिव में कैश फ्लो होना चाहिए था। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो यस कैश अच्छा था, पिछले साल कंपनी के हाथ में कैश बच रहा था। उससे पिछले साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे पिछले साल भी कंपनी के पास में कैश हाथ में बच रहा था। बट इस बार जो है कंपनी के हाथ में कैश खराब हालत में है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखाए हैं, वो इन्वेंट्री दिखा करके वो मुझे थोड़ा सा इश्यू नज़र आ रहा है। आईपीओ ईयर में बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये काम करती हैं और ये कंपनी ने भी किया है, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो अल्टीमेटली जो आउट ऑफ द साइट अचानक से जो ग्रोथ देखने को मिलती है ना आईपीओ ईयर के अंदर में, ये जो भी लिस्ट कंपनी लेके आ रही है आईपीओ, कुछ कंपनियों को छोड़ देता हूँ,
मोस्टली सब कंपनियों के अंदर में आउट ऑफ द कोर्स ये चीज़ छलांग मारी जाती है, या तो इन्वेंट्री बच जाती है या फिर अचानक से सेल रेवेन्यू बढ़ जाता है, अचानक से जो प्रोमोटर्स होते हैं वो लोन दे देते हैं कंपनी को, गारंटी प्रमोटर्स दे देते हैं, कम लोन कम, कई बार तो प्रमोटर्स के लोन चुक भी जाते हैं, अचानक से पता नहीं कहाँ से पैसा होता है, कहाँ से रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, एवरीथिंग हैपन्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 12 करोड़ के 13 करोड़ के हिसाब से, मतलब वो 13 करोड़ मान लेते हैं, 13 करोड़ के हिसाब से हम लोग पीबी रेशियो निकालते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो पूरी कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है दैट इज अराउंड 13 के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 20 के आसपास का, 19-20 के आसपास का आता है, सॉरी 13 के हिसाब से तो नहीं आता, 19-20 का, 13 के हिसाब से आता है 233, सो ये आना चाहिए 17 के आसपास का। सो 17-18 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो राष्ट्रीय पॉलीपैक ये भी सिमिलर सा ही काम करती है, तो इसका 23-24 का चल रहा है। बट ध्यान रखिए इसका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है, राष्ट्रीय पॉलीपैक का भी एक बार देख लेते हैं इसकी ग्रोथ कैसी है। सो इसकी भी ग्रोथ ठीक ठाक यहाँ पर देखने को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है राष्ट्रीय पॉलीपैक में भी। सो वी कैन से कि हाँ पी रेशियो अच्छा लगा है, सो कमाई के हिसाब से वैल्यू ठीक लगाई है। पीबी रेशियो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, मतलब मार्केट की दूसरी कंपनी के साथ में कंपेयर करते हुए देख रहे हैं तो पी रेशियो वैल्यू अच्छी लगाई है। नेक्स्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सॉरी नेटवर्थ के हिसाब से देखेंगे तो 40 करोड़, 40 करोड़ प्लस 60 करोड़ कंपनी उठा रही है, तो 100 करोड़, 100 करोड़ के हिसाब से 2.3 का पीबी रेशियो है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका है 1.6। सो नेटवर्थ के हिसाब से कंपनी ने अपनी वैल्यू ज़्यादा लगाई है। सो ओवरऑल अब देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलरली जो इस आईपीओ को लेके आ रहे हैं, जिनका लीड मैनेजर जो है, जिनका नाम है GYR कैपिटल एडवाइजर्स, इनको भी एक बार देख लेते हैं कि ये किस टाइप से लेके आते हैं, मतलब इनकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं वो कैसी रही हैं, राइट, जिससे कि हमें थोड़ा सा अंदाज मिल जाएगा। तो इनकी जो पुराने आईपीओज हैं उनकी लिस्टिंग डे की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है काफ़ी कंपनियों की, बट उसके बाद में जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कुछ आईपीओज की बहुत ख़राब देखने को मिल रही है, राइट। सो आई विल नॉट बी कंपेल टू इन्वेस्ट इन द फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज यहाँ पर भी जो सवाल है वो यहाँ पर अगेन है, क्योंकि कंपनी प्लास्टिक का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर उसकी कल को डिमांड या फिर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन आ गया तो उसकी डिमांड पूरी की पूरी गायब हो सकती है, खत्म हो सकती है, घट सकती है, या फिर कोई नया इनोवेशन आ गया तो उसकी वजह से कंपनी को नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू है कंपनी का, प्लास्टिक वाला प्रोडक्ट जो धोना है। तो उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से और थोड़े बहुत इनके जो रेवेन्यूज़ को देखते हुए, नेट प्रॉफिट्स के उम्र में थोड़े से जो अकाउंटिंग की इश्यूज जो हमने फेस किए उनको देखते हुए लॉन्ग टर्म का मैं नहीं सोचूंगा, बट लिस्टिंग गेन का और शॉर्ट टर्म का आई वुड डेफिनेटली सी ओवर हियर, तो उसकी मुझे थोड़ी उम्मीदें हैं। एक बार हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं कंपनी की जीएमपी किस तरीके से चल रही है, तो जीएमपी इज 20% के आसपास, सो आई थिंक ये 30-40-35% के आसपास में रहेगी, तो मैं लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पर रहेगी इस पर्टिकुलर कंपनी से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाएं, बाकी दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। सी यू टुमारो।